किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विपिन यादव। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, हर दिन हम एक नए विषय के साथ आते हैं और आपको खेती किसानी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां आपको प्रदान करते हैं। तो ऐसे ही आज भी एक नए विषय के साथ हम आपके बीच में मौजूद हो चुके हैं और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं जो कि हैं लविश कुमार चौरसिया जी, उद्यानिकी वैज्ञानिक हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर होशंगाबाद से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। विपिन जी धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज का हमारा जो विषय है वो है उद्यानिकी में समसामयिक कार्य। जी हाँ, इस विषय पे हम बात करने वाले हैं। इस विषय के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले तो संक्षिप्त में सर मैं आपसे जानना चाहूंगा इस विषय के बारे में। जी, जैसे अभी हम देख रहे हैं ठंड का मौसम चल रहा है जी। और रबी की फसलें अभी खेत में लगी हुई हैं किसान भाइयों के यहाँ। और आने वाले फरवरी के बाद हम कहते हैं जायद का मौसम भी शुरू होने वाला है। तो अभी जो रबी की फसलों में हमें क्या प्रबंधन करना है और आने वाले जायद के लिए क्या तैयारी करनी है, इस विषय पे हम बात करेंगे आज। चलिए, तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने जाना कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं, हमारा विषय क्या है आज का, तो ये है हमारा विषय है। अब प्रश्नोत्तर की बारी आती है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि अभी ठंड पड़ रही है, तो ठंड में पाला पड़ता है, तो जो अभी नई नई फसलें लगा रहे हैं, तो किसान भाई नई नई फसलों में ठंड के पाले से किस तरीके से बचाव कर सकते हैं? हाँ, जैसे हम देख रहे हैं कि अभी रात के समय में ठंड का मौसम ज़्यादा है, तो सुबह ठंडक ज़्यादा, दिन में भले ही तापमान बढ़ गया है जी। पर जिन किसान भाइयों ने नए फल वृक्ष लगाए हैं, मान लीजिए आम है, अमरूद है, संतरा है, नींबू है, यदि वो नया पौधा लगाया है तो रात के समय तापमान बहुत कम होने से उसको नुकसान हो सकता है। जी। तो किसान भाई जहाँ पौधा लगाया है उसके चारों तीन तरफ ऐसी बांस की खुटी लगा के उसके चारों तरफ कोई जूट की बोरी या हरी नेट बांध दें और शाम के समय इसको बांध के रखें और सुबह के समय धूप देने के लिए उनको खोल लें। जी। तो अभी हम कहते हैं 15 फरवरी तक इस प्रक्रिया को करेंगे तो किसान भाइयों को नुकसान नहीं होगा। इसी तरह जो सब्जी वाली फसलें हैं, सब्जी वाली फसलों में शाम के समय हल्की सिंचाई कर दें। जी। सिंचाई करने से मृदा का तापमान बढ़ जाता है तो वो पाले की समस्या उनको नहीं आएगी। तो अभी 15 फरवरी तक हमें ध्यान रखने की जरूरत है। जी। तो देखा किसान भाइयों, आपने पाले से हमें किस तरीके से हमारी फसलों को बचाना है, उद्यानिकी फसलें जो हैं उनको किस तरीके से बचाना है। तो ये तो हुआ पाले की बात। अब अगर हम आगामी जो हमारी जायद का मौसम आने वाला है उसकी अगर हम बात करें, तो किन किन फसलों को हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये किसान भाई ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेती करते समय हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि कब हमें कौन सी फसल को रोपित करना है, लगाना है। तो आगे हम क्या लगा सकते हैं? हाँ, किसान भाई इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि बारिश में आप जो फसल लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्षा ऋतु की फसल, उन सारी फसलों को जायद में भी लगा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, वर्षा ऋतु का जो तापमान होता है, आर्द्रता होती है, वही वही हम कह सकते हैं मौसम आता है जायद ऋतु का। तो जैसे आपका भिंडी है, लौकी है, गिलकी है, करेला है, तरबूज है, खरबूज है, मिर्ची है, बैगन है, टमाटर है, जो भी फसल आप लगाना चाहते हैं वो इस समय जायद के मौसम में लगा सकते हैं। इसी तरह फल वृक्षों की बात करें तो फल वृक्षों में जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, जिनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं होती तो उनको कहते हैं अपन बारिश में लगाएं, जून जुलाई में। और जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, पपीता है, आपका आम है, अमरूद है, नींबू है, उस फल वृक्ष को इस समय रोपण कर सकते हैं। जी। तो ये रोपाई की बात हमने की। एक छोटा सा प्रश्न मेरा यहाँ पे उठता है, जैसे आपने बहुत सारी फसलों के नाम बताए, जो हम रोपित फसलें लगाते हैं, चाहे वो सब्जियां हों या फल की हों, तो वो रोपित स्पेशली कौन सी फसल होती है जिन्हें पहले हम एक क्यारी में, नर्सरी में तैयार करते हैं, फिर उन्हें अलग हम खेत में फिर रोपित करते हैं? हाँ, जैसे हम सब्जियों में बात करें तो टमाटर है, शिमला मिर्च है, बैगन है, मिर्ची है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, प्याज है, इनकी पहले हम नर्सरी बनाते हैं, फिर इनका खेत में प्रतिरोपण करते हैं नर्सरी तैयार होने के बाद। वहीं पे भिंडी है, बरबटी है, लौकी है, गिलकी है, तरबूज है, खरबूज है, इसको हम सीधे बीज से बोनी कर सकते हैं। और फल वृक्ष में हम जानते हैं हमेशा नर्सरी से पहले हम पौधे खरीद के लाते हैं और इसका तो प्रतिरोपण ही करना पड़ता है, क्योंकि यदि बीज से इसको लगाएंगे तो बीजू पौधा उत्पन्न होगा तो उसमें 8 से 10 साल लगेंगे फल आने में। इसलिए आज के समय में हम कहते हैं ग्राफ्टेड या बडिंग वाले जो पौधे हैं इनका प्रतिरोपण हमें करना चाहिए। और जो फल वृक्ष भी हमें लें तो प्रमाणित नर्सरी से लें, क्योंकि आज के समय में यदि प्रमाणित नर्सरी से हम नहीं लेंगे, जो एक तो हम कहते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नर्सरी हो या जो मध्य प्रदेश शासन की नर्सरियां हैं, प्रमाणित जहां से पौधे उपलब्ध हो वहीं से लें। आज के समय में प्राइवेट नर्सरियों से लेने में किसान भाइयों के साथ धोखा हो जाता है। जी। वो ग्राफ्टिंग के नाम पे बीजू पौधा ले आते हैं, फिर देखते हैं खेत में लगाने के बाद कई वर्ष लग जाते हैं, फल नहीं मिल पाते उनको। तो ये हमने जाना कि अब हमारी रोपाई हम कर रहे हैं, कौन कौन सी फसलें जो हैं हम नर्सरी बना के तैयार करें, फिर या जो डायरेक्ट हम खेत में लगाते हैं। नर्सरी के समय जो फसलें हैं, क्योंकि हम अभी आने वाली फसलों की बात कर रहे हैं, तो नर्सरी के वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है?
हाँ किसान भाइयों, जैसे आज के समय में जैसे हम बात करते हैं नर्सरी आपको लगानी है, तो जायद का महीना है, तो इसमें थोड़ा सा ज़मीन में गड्ढा करें, हल्का सा 15 सेंटीमीटर, जी। उसमें जो ज़मीन में लगाना चाहते हैं उसमें लगाएं, ताकि इस समय लू चलती है जो फरवरी मार्च में, उस लू से वो पौधे बच जाएंगे। बारिश के मौसम में हम कहते हैं थोड़ा ज़मीन से ऊंची उठी हुई नर्सरी लगाएं, लेकिन जायद के मौसम में यदि आपको नर्सरी लगाना है तो ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा करके गड्ढे में लगाएं, ताकि जो गर्म हवा होगी वो ऊपर से निकल जाएगी और पौधा सुरक्षित रहेगा। और जो किसान भाई संरक्षित दशा में लगाना चाहते हैं तो आज के समय प्रो ट्रे आती है, प्रो ट्रे में कोकोपेट है, केचुआ की खाद मिला के भी उसको लगाया जा सकता है। उसमें वो कच्चे बांस को मोड़ के या प्लास्टिक के पाइप को मोड़ के एक कीटरोधी जाली बना लें, और 40 मैस की जाली आती है उससे उसको ढक लें। प्रो ट्रे में आप बीज बोने के बाद 40 मैस की जाली से कीटरोधी से ढक लेंगे, और पानी देना है तो हजारे से देते रहेंगे, तो किसी प्रकार के रस्सू से कीटों का आक्रमण नहीं होगा और हम नर्सरी को गुणवत्ता युक्त प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसान भाई अगर नर्सरी तैयार करते वक्त जो अपनी जानकारियां हैं उनको अपडेट कर लें तो वो अपनी फसलों को और भी अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। तो ये हमने बात की नर्सरी की। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, वो है मिट्टी परीक्षण। जैसे आपने मिट्टी की बात की कि हमारी मिट्टी को थोड़ा नीचे करके लगाना है, गर्मियों की लू से बचाना है, तो मिट्टी परीक्षण बहुत ज़रूरी है। उद्यानिकी में मिट्टी परीक्षण कितना महत्वपूर्ण है? हाँ, जैसे हम बगीचा लगा रहे हैं, हम जानते हैं एक बार फल वृक्ष को लगा दिया तो वो हमारे 25 साल तक 30 साल तक चलेंगी फसलें, बिल्कुल लंबी फसल रहती है, लंबी फसल रहेंगी। तो उस खेत में लगाने से पहले मिट्टी का हम परीक्षण कर लें। और मिट्टी परीक्षण करने का तरीका है, किसान भाई क्या करते हैं, जमीन से गड्ढा करके मिट्टी खोद लेते हैं, वो गलत तरीका है। सही है। हमें जमीन में वी आकार का गड्ढा करना है, उसकी बीच की मिट्टी को निकाल के अलग कर देना, और फिर साइड की मिट्टी को खुरच के हमें इकट्ठी करना है। तो ऐसे हम 1 एकड़ से 4-5 एरिया से सैंपल लेते हैं, फिर उन सैंपल को मिला के मिक्स करके आगे पीछे का हिस्सा निकाल के आधा किलो का एक फाइनल सैंपल बना के रखते हैं। फिर उसमें टैग लगा के देखते हैं कि खेत कौन सा है, उसमें पहले कौन सी फसल ली थी, आगे कौन सी फसल लेने वाली है, फिर उसको मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में भेजी जाए, तो आपको अनुशंसा मिलेगी कि पोषक तत्व उसमें पहले से कौन से मौजूद हैं, और आने वाली अब फसल लेने जा रहे हैं तो उसके लिए किस चीज़ की मात्रा की जरूरत होगी। हम देखते हैं किसान भाई ज़्यादातर नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसमें नुकसान क्या होता है। जैसे हम देखते हैं हमारे होशंगाबाद जिले में धान या गेहूं का जो खेत है उसमें 1 एकड़ में 2 बोरी यूरिया डाल देते हैं वो, लेकिन यूरिया डालने से पौधों में रस ज्यादा बनता है, तो फिर रस से कीट ज्यादा आते हैं, फिर उनका प्रबंधन करने के लिए फिर दवाइयां डालनी पड़ती हैं। तो यूरिया डाल रहे हैं तो वो भी लागत बढ़ रही है, तो कीड़े आ रहे हैं उनके प्रबंधन कर रहे हैं तो वो भी लागत बढ़ रही है। तो हर चीज का संतुलित प्रबंधन वो कब हो पाएगा, मिट्टी की जांच के बाद ही हम पोषक तत्व का करें। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस तरीके से हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका किसान भाइयों आज के इस विषय में। और विषय जो हमारा है उद्यानिकी में समसामयिक कार्य। हमारे साथ मौजूद हैं लवेश कुमार चौरसिया जी, जो कि उद्यानिकी वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर होशंगाबाद से। हम ब्रेक से पहले बहुत सारी हमने जानकारियां जानी थी। चलिए इस क्रम में और आगे बढ़ते हुए अब हम जानते हैं अगली जो बात है उसके बारे में। सर, फल और जो वृक्षों की जो खेती होती है, सब्जियों की खेती होती है, उसमें जल प्रबंधन के क्या महत्व होते हैं? हाँ किसान भाई, जैसे आज के समय हम बात करते हैं उद्यानिकी फसलों में
जल का प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम बहाव पद्धति से पानी देते हैं जी। तो हम देखते हैं खरपतवार भी ज़्यादा होते हैं और बहाव खत्म होने के बाद मिट्टी कड़ी हो जाती है। तो फल वृक्षों में, सब्जियों में जो किसान भाई उपयोग कर रहे हैं उसमें सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, ड्रिप या स्प्रिंकलर का प्रयोग करना चाहिए। जी। जैसे हम देखते हैं जो गेहूं की फसल है उसमें बड़े स्प्रिंकलर उपयोग करते हैं, तो सब्जियों के लिए छोटे स्प्रिंकलर भी आ गए हैं। जी। जैसे जो अपनी पत्ते वर्गीय सब्जियां हैं, पालक है, मेथी है, मटर है, या दूसरी जो सब्जियां हैं उनमें अपन छोटे स्प्रिंकलर जिसको माइक्रो स्प्रिंकलर कहते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। और फल वृक्ष और सब्जी हैं तो उसमें ड्रिप का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान ये रखना, सब्जियों में इनलाइन ड्रिप उपयोग की जाती है और फल वृक्षों में हम ऑनलाइन ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं। जी। ड्रिप जो नई तकनीक आई है, काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन हमारे किसान भाइयों को यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ड्रिप का यूज़ अगर सब्जियों में और उद्यानिकी की फसलों में किया जाए तो वो काफ़ी जो लागत है उससे बच सकते हैं और समय भी बचा सकते हैं अपना। ड्रिप में हम और भी चीज़ें करते हैं सर, जैसे कि मैंने देखा है कि उसमें दवाई वगैरह घोलते हैं इस तरीके की, अगर सीधा सीधा पौधे को मिलता है तो दवाइयों से मुझे याद आया कि यहाँ पर कीट और रोगों को किस तरीके से हम नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ, कीट और रोग प्रबंधन में किसान भाइयों हम बात करते हैं, एकीकृत कीट प्रबंधन की हमें बात करना चाहिए। बिल्कुल। हमें डायरेक्ट रासायनिक दवाइयों पर निर्भर ना होते हुए जी। आज के समय कई प्रकार के जैविक उत्पाद हैं। जैसे रोगों का प्रबंधन करना है तो ट्राइकोडर्मा ब्रीडी है, इसको हम 1 किलो को 100 किलो गोबर की खाद में रखें, हर तीसरे दिन पर अलटते पलटते रहें, थोड़ी सी सिंचाई उसमें करें, तो 1 किलो ट्राइकोडर्मा बीडी बढ़ के 100 किलो हो जाएगा। उसको जब 1 एकड़ खेत में डालेंगे तो आपके उकठा रोग की बीमारी नहीं आएगी। ये पहले से था हमारे खेत में, लेकिन किसान भाइयों ने पराली जला के हमारे लाभदायक फफूंदी को खत्म कर दिया। तो अब वैज्ञानिकों ने इसको लैब में फिर से तैयार किया है। इसका हमें गोबर की खाद में मिला के प्रयोग करना है, तो जैविक तरीके से हम रोग का प्रबंधन कर सकते हैं। उसी तरह कीटों का प्रबंधन करना, रस चूसक कीट हैं तो पीले नीले कार्ड आते हैं बाजार में, इल्ली हैं, सूंडी हैं, इनके प्रबंधन के लिए फेरोमोन ट्रैप आते हैं, रात में उड़ने वाले कीड़ों के लिए लाइट ट्रैप आते हैं। इसी तरह हम जैसे देख रहे हैं खेत में हम टी आकार की खुटी बनाए तो उस पर चिड़िया बगले आके बैठेंगे, खेत में जो भी उनको इल्ली दिखेगी उसको खा जाएंगे। जो मिर्ची की खेती करना चाह रहे हैं तो उसके चारों तरफ मक्का लगाएं, मक्का की बढ़वार तेजी से होती है तो रस चूसक कीड़े खेत में नहीं आ पाते। टमाटर की खेत के बीच में हम गेंदा लगाएं और चारों तरफ धनिया लगाएं। ये सब एकीकृत प्रबंधन के साधन हैं जिससे हम रसायनों में होने वाले खर्च को बहुत कम कर सकते हैं और किसान भाइयों की बचत होगी तो उनकी आय भी बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। एक छोटा सा प्रश्न मेरा ही बनता है यहाँ पे, एकीकृत प्रबंधन की बात हो रही है तो ये शब्द जो है एकीकृत प्रबंधन, अगर निश्चित रूप से हम अगर संक्षिप्त में अगर हम बात करें तो इसका महत्व क्या है एकीकृत प्रबंधन का? एकीकृत प्रबंधन से मतलब है किसी एक ही साधन पर निर्भरता नहीं होना। जी। हम एक साथ कई साधनों का प्रयोग करें, समन्वित प्रबंधन उसको कहना चाहिए। जी। जैसे हम किसान भाई आज के समय बोलते हैं ये रोग लग रहे तो दवाई क्या डालें। जी। दवाई सबसे आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। बिल्कुल। पहले हम वैरायटी का चयन करें जो प्रतिरोधी वैरायटी हो, खेत का प्रबंधन अच्छे से करें, बीज उपचार करके लगाएं, फिर जो हो रहा है कि पीले नीले कार्ड लगाएं, अलग अलग साधन का प्रयोग करें। अपने पास नीम की खली है तो उसका प्रयोग करें, नीम के तेल का स्प्रे करें। फिर हमने बताया मक्का की फसल है, गेंदे की फसल है, धनिया की फसल है। तो जो कृषि में प्रक्रियाएं हैं इनका प्रयोग करके हम रोग बीमारी को कम कर सकें और जब ज़्यादा समस्या हो तो फिर हम केमिकल की ओर जाएं। जब तक हल्का फुल्का रोग है तब तक हमें केमिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहते हैं खेती में अगर रोग आ जाए फिर आप उसका इलाज करो, उससे पहले ये कि रोग आने ही ना दो। हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि आज के समय में पहले से उपचार करें। बीज उपचार करेंगे तो हम 45 दिन फसल को बचा लेंगे और दूसरे समन्वित साधनों का प्रयोग करेंगे तो आने वाले समय में हम प्रयोग कर लेंगे। जैसे आज के समय में हमने बात की माइक्रोराइजा है, सूडोमोनास है, और भी कई प्रकार के साधन हैं जो जैविक में उपलब्ध हैं। गाय के गोबर से भी कई प्रकार की चीज़ें बनती हैं। 10 पर्णी अर्क है, 5 पर्णी अर्क है, नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है। जिन किसान भाइयों को सीखना है तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आइए, हम लोग पूरी जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। सर, संरक्षित खेती के क्या महत्व हैं? हाँ, जैसे आज के समय में हम बात करते हैं बेमौसमी जो भी सब्जी फसल लेना है तो बेमौसमी लेने के लिए किसान भाइयों को कुछ साधन इस्तेमाल करने पड़ेंगे। साधारण तरीका ये है, खेत में यदि हम 2 फसली खेती करते हैं, जैसे हमने लौकी गिलकी के ऊपर बेल पे चढ़ा दिया, नीचे टमाटर लगा लिए तो छांव में टमाटर हो जाएगा गर्मी में। और यदि ये नहीं कर रहे हैं तो हमें शेड नेट या पॉली हाउस की जरूरत पड़ेगी। कुछ किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं तो गन्ने की भी हाइट बढ़ जाती है तो बीच में छांव हो जाती है, तो वहां भी हम टमाटर, धनिया या दूसरी अंतर्वर्ती फसलें ले सकते हैं। बिल्कुल। तो संरक्षित का मतलब है, जैसे हम देखते हैं गर्मी के मौसम में एकदम हमारे यहाँ तापमान बढ़ता है तो उस समय मई के बाद कोई फसल नहीं बचती, तो हमारे पास छांव की व्यवस्था होगी। छांव हम किसी भी तरह से बनाएं, चाहे तो वो गन्ने की फसल हो, चाहे लौकी गिलकी की बेल के नीचे सब्जी को उगाएं या शेड नेट पॉली हाउस में लगाएं। लेकिन ये लगाने के लिए पहले आपको प्रशिक्षण की जरूरत है। वो खुले खेत में आप जब सब्जियों का प्रबंधन कर लेंगे इसके बाद ही आप इन की खेती की ओर जाएं।
वरना आपने यदि पहले से अनुभव नहीं लिया है तो संरक्षित खेती में आपको अनुभव नहीं है तो आपको घाटा भी हो सकता अनुभव की बात हो रही है, प्रशिक्षण की बात हो रही है। एक सवाल मेरे मन में है, अंतिम हम क्षणों में चल रहे हैं। एफपीओ जो एक आजकल चल रहा है, एफपीओ किस तरीके से बनाना चाहिए, संक्षिप्त में हम बात करें तो, और क्या महत्व है इसके? है। हाँ, हम जानते हैं जैसे एक व्यक्तिगत किसान है, वो अपनी सामग्री को लाने के लिए, उसको बेचने के लिए खुद ही परेशान होता है। बड़े किसान तो सक्षम होते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन छोटे और जो लघु किसान हैं उनको दिक्कत आती है। बिल्कुल। तो सरकार की योजना आई है कि 300 किसान मिलकर एक किसान उत्पादक संगठन बनाए, जिससे वो प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं। अच्छा। तो जैसे उनको जो भी खाद बीज चाहिए तो वो इकट्ठा लेंगे तो उनको कम रेट में कंपनी से डायरेक्ट मिल जाएगा। अपने उत्पाद को बेचना है तो एक साथ लाके मंडी में उत्पाद को भी इकट्ठा करके बेच सकते हैं, वरना हर किसान के पास इतना उत्पाद नहीं होता कि वो ट्रॉली भर जाए। तो समूह में खेती करेंगे तो आदानों का उनको लाभ होगा, और जो उत्पादन को मार्केट में बेचेंगे तो उनकी मोल भाव की क्षमता बढ़ेगी। बिल्कुल। क्योंकि व्यक्तिगत एक किसान व्यापारी से मोल भाव नहीं कर पाता। जी। लेकिन यदि 300 किसान समूह में मिलकर करेंगे तो आदान के साथ उत्पादन में भी वो फायदा ले पाएंगे। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आज का जो विषय था, हमने पूरी जानकारियां जानी। जो भी प्रश्न आपके थे वो मैंने मेरे माध्यम से सर से यहाँ पर पूछे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए खबरें खेती के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं खबरें खेती की, और आइए नजर डालेंगे प्रमुख समाचारों पर। कृषि विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध, मौसम आधारित साप्ताहिक कृषि परामर्श, गेहूं में सिंचाई प्रबंधन, फसलों में बोरान का महत्व, खीरा का पीला मोजेक रोग से बचाव। और आइए हम नजर डालेंगे खबरों पर विस्तार से। कृषि विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार कृषि विकास के लिए प्रतिबद्ध है। श्री तोमर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा आयोजित दावोस एजेंडा 2021 के खाद्य प्रणालियों के रूपांतरण हेतु नवाचार विषय पर सत्र में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने कहा कि देश में हर व्यक्ति को पोषण युक्त आहार सुलभ हो, इसके लिए भारत सरकार सतत रूप से प्रयत्नशील है। श्री तोमर ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। श्री तोमर ने कहा कि पोषण युक्त फसलों का ज्यादा उत्पादन हो, इसके लिए कृषि अनुसंधान परिषद लगातार कार्य कर रही है और नई किस्में इजाद करके इस दिशा में काफी सफलता प्राप्त की गई है। मौसम आधारित साप्ताहिक कृषि परामर्श। पूर्वी मध्य प्रदेश में आगामी 1-2 दिन रात के तापमान में गिरावट रहेगी। दलहनी फसलों एवं सब्जियों के खेत की मेड़ पर भूसा जलाकर धुआं करें। खेतों से खरपतवार हटा दें ताकि सूरज की किरणें से मिट्टी पर पड़ने से वो गर्म हो सके। तोरिया, चना, मसूर, अलसी, बटरी एवं सरसों का निरीक्षण करें तथा कीट एवं बीमारियों का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु कृषि विभाग के मैदानी कार्यकर्ताओं अथवा कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिकों से तुरंत संपर्क करें। गेहूं की फसल में कल्ले व गांठ बनने की अवस्था में सिंचाई करें तथा सिफारिश अनुसार खड़ी फसलों में नत्रजन उर्वरक डालें। सरसों में माहू से बचाव हेतु मेटासिस्टॉक्स 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। तत्पश्चात 15 दिनों के बाद डायमेथिएट 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। चना फसल का निरीक्षण करें। चने की इल्ली की संख्या 2 या 2 से अधिक प्रति मीटर कतार में होने पर नियंत्रित करें। क्विनोलफॉस 25 इंडसीन दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर से छिड़काव कर इल्लियों को नियंत्रित करें। खेतों में टी आकार की खूंटियां या पक्षीय आश्रय स्थल पर लगा दें। गेहूं में सिंचाई प्रबंधन। गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गेहूं की फसल में पहली सिंचाई 25 दिन बाद तथा 40 से 45 दिन बाद दूसरी सिंचाई करना जरूरी है। तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिन बाद तथा चौथी सिंचाई 80 से 85 दिन बाद करें। पांचवी सिंचाई 100 से 105 दिन के बाद करें तथा पानी उपलब्ध होने की स्थिति में छठी सिंचाई 115 से 120 दिन बाद करें। सभी सिंचाई समय से करें एवं पहली सिंचाई के बाद 80 किलोग्राम यूरिया का प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें एवं दूसरी सिंचाई के बाद 80 किलो यूरिया का छिड़काव करें। पर्याप्त जल की उपलब्धता होने पर अनावश्यक सिंचाई न करें, इससे लाभ की जगह हानि होती है। पीली फसल पड़ जाती है एवं बालियां देर से आती हैं। बालियां निकलते समय फव्वारा विधि से सिंचाई न करें, अन्यथा करनाल बंट तथा कंडवा रोग से प्रकोप की संभावना रहती है। फसलों में बोरान का महत्व।
बोरान की कमी होने पर फसलों में फूल एवं फल कम बनते हैं और अगर बन भी जाते हैं तो फिर गिर जाते हैं। फलों में इसकी मुख्यतः आम, कटहल, अनार एवं नींबू में अधिकांशतः देखने को मिलती है। बोरान की कमी से अनार, नींबू, कटहल एवं आम इत्यादि में फल सड़ने लगते हैं, जिससे उनका बाजार में सही भाव नहीं मिलता तथा सड़न भी होती है। बोरान की कमी से फल काले भी पड़ने लगते हैं तथा बाद में काला भाग सड़ जाता है। फलों के साथ साथ सब्जियां जैसे कि फूल गोभी, शलजम, मूली, गाजर इत्यादि जड़ों वाली फसलों में इस तत्व की कमी से ब्राउन हार्ट नामक विकार हो जाता है, जिसमें जड़ों के मोटे भाग पर गहरे काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं तथा जड़ें फट जाती हैं, पत्तियां छोटी हो जाती हैं तथा बाद में पूरा पौधा ही बौना दिखने लगता है। फूल गोभी में फूल का तना खोखला हो जाता है, वह भूरे रंग का हो जाता है। बोरान की कमी दूर करने के लिए 500 ग्राम बोरेक्स तथा 100 ग्राम यूरिया को 100 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। ये छिड़काव 20-20 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार दोहराना चाहिए। इसके अतिरिक्त 0.2% बोरेक्स या सुहागा का छिड़काव 10-10 दिनों के अंतर से 2 बार करना चाहिए। खीरा का पीला मोजेक रोग से बचाव। खीरा में पीला मोजेक रोग विषाणु द्वारा फैलता है और इस रोग से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा फूल एवं फलन प्रभावित होता है। इसके नियंत्रण हेतु रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। अवरोधी जातियों को उगाना चाहिए। सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण हेतु इमिडा क्लोरप्रिड 17.8 SL 80 मिलीलीटर प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित। कृषि विज्ञान केंद्र जावरा रतलाम के वैज्ञानिकों द्वारा ग्राम विक्रमगढ़, तहसील आलौट, जिला रतलाम में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें डांड सीन आरण काटवा द्वारा जीरो बजट खेती की विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें जीवाश्म, बीजात्म, घन जीवाश्म, निमास्त्र आदि के उपयोग एवं बनाने की विधि के बारे में जानकारी दी गई तथा रबी फसलों को कटाई के उपरांत की तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। उद्यानिकी फसलों के बारे में जानकारी देकर किसानों की लहसुन, प्याज, नींबू, संतरा आदि में जो भी समस्याएं थी उसका निवारण किया गया है। इसी के साथ खबरें खेती में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।